ये है देविका। देविका पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, लेकिन उसकी शादी ऐसे परिवार में हुई है जो गांव में रहता है। भले ही ये 21वीं सदी है, लेकिन देविका की ससुराल वालों की सोच वो तो 18वीं सदी से आगे बढ़ी ही नहीं। आइए जानते हैं क्या होगा जब शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की फंस जाएगी संकीर्ण मानसिकता वाले माहौल में। सागर, ये तुम्हारे गांव में सबने इतने लंबे लंबे घूंघट क्यों कर रखे हैं? और ये सब मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? अरे यार, तुम भी घूंघट कर लो ना, इसीलिए तो देख रहे हैं सब तुम्हें। कम ऑन सागर, मैं घूंघट नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। लेकिन देविका, मेरे पिताजी, चाचा जी, बड़े भैया और जीजा जी ने तुम्हें बिना घूंघट के देख लिया ना तो बहुत गुस्सा होंगे और न जाने कौन कौन से फरमान सुनाएंगे। घर चलो, देखा जाएगा जो होगा। सागर देविका से कई बार कहता है कि वो घूंघट कर ले, लेकिन देविका सागर की नहीं सुनती और अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब देविका वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी सास बिमला, चाची सास कम्मो और जेठानी सुजाता ने लंबा सा घूंघट कर रखा था, पर उनकी ननद वीना ने घूंघट नहीं किया हुआ था। लेकिन हाँ, उससे सर पर सलीकी के साथ दुपट्टा जरूर ओढ़ा हुआ था। सागर अपनी पत्नी को सबसे मिलवा रहा होता है, तभी सागर के पिता जोगिंदर बोलते हैं, सागर, तूने बहू को इस घर के तौर तरीके नहीं समझा। हमारे घर की औरतें बिना घूंघट के किसी पर आए मर्द के सामने नहीं आती और तू इसे ऐसे ही ले आया। पिताजी, मैं समझा दूंगा, वो नई नई शहर से आई है ना, इसलिए उसे पता नहीं है। सागर की बात सुनकर उसके चाचा जी महेंद्र बोलते हैं, ये बात तो तुझे गांव में कदम रखते ही अपनी बीवी को समझानी चाहिए थी। हमारा गांव में बहुत नाम है, तेरी बीवी ऐसे गांव भर में घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ये बोलकर जोगिंदर और महेंद्र वहां से चले जाते हैं। शाम को घर की सारी औरतें खाने की तैयारी करती है। खाना तैयार हो जाता है, लेकिन घर की कोई भी औरत खाना नहीं खाती। बहुत रात हो जाती है, तब देविका कहती है, सासू माँ, खाना बने हुए तो देर हो गई, रात भी बहुत हो गई है, हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? हमारे यहाँ घर की औरतें तब तक खाना नहीं खाती जब तक घर के मर्द खाना ना खा ले। लेकिन इतनी देर हो गई, आप सबको भूख नहीं लग रही क्या? तभी देविका की जेठानी सुजाता कहती है, लग तो रही है, लेकिन यहाँ की यही रीत है, ये निभानी तो पड़ेगी ना। भाभी जी, ये रीत नहीं है, औरतों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। अगर इस घर के आदमी पूरी रात नहीं आए तो पूरी रात खाना नहीं खाओगी क्या? देविका ये बोलकर सीधा सागर के पास जाती है। सागर उसे समझाता है, देविका, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा सब्र कर लो, पिताजी और चाचा जी आते ही होंगे, फिर हम सब खाना खाएंगे। सागर देविका को समझा ही रहा था, तभी देविका की ननद वीना आकर कहती है, सागर, खाना खाने आ जाओ, पिताजी और चाचा जी आ गए हैं। चलो देविका, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। सागर खाने के लिए बैठ जाता है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो देविका भी बैठ जाती है। सागर धीरे से उसे कहता है, अरे देविका, ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। मगर क्यों सागर, मुझे भूख लगी है, सब लोग खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती? ये हमारे घर का नियम है, पहले घर के आदमी खाते हैं और बाद में औरतें। लेकिन सागर, हमारे घर में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। देविका और सागर में बहस छिड़ जाती है। तब सागर का बड़ा भाई कहता है, सागर, तेरी बीवी को एक बार में समझ में नहीं आता क्या कि इस घर की औरतें मर्दों के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? भैया, मैं देविका को यही समझा रहा था। मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठती एक बार में। भैया, मेरे दिमाग में बात तब बैठेगी ना जब आपकी बात कोई ढंग की होगी। अरे आखिर क्यों घर की औरतों को आप लोगों की बात खाना मिलेगा? हाँ, अब से पहले घर की किसी औरत ने घर की किसी मर्द से इस लहजे में बात नहीं की थी, इसलिए वो सब देविका की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी सागर की जीजा और वीना के पति कल्याण जी कहते हैं, ये क्या है सागर, इस घर की दीवारों को औरतों की इतनी ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। अपनी बीवी को बोल जरा होश से काम ले और चुपचाप चली जाए। क्यों चली जाऊं मैं चुपचाप? इस घर की औरतें आपकी हर बात बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आपके कोई भी फालतू के रीति रिवाज मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। इस तरह देविका ने सारे घर की औरतों के लिए मिसाल पैदा कर दी। जोगिंदर के घर में पहली बार किसी महिला ने विरोध का स्वर उठाया है। ये बात घर के किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी जोगिंदर कहता है, महेंद्र, मोहन, इस बेशर्म लड़की को कमरे में बंद कर दो और आज इसे कोई खाना नहीं देगा। अगर किसी ने इसे खाना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र और मोहन उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना भी नहीं देते। रात के 3 बज जाते हैं। भूख की वजह से देविका को नींद भी नहीं आती। तभी उसे कुछ महसूस होता है।
ऐसा लग रहा है कोई दरवाजा खोल रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? कहीं सागर तो नहीं? देविका उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला सागर नहीं बल्कि विमला और कम्मो है। माँ जी, चाची जी, आप दोनों? बहू ये ले, हम तेरे लिए खाना लाए हैं, खा ले। और ये बात ना तो किसी को बताना मत कि हमने तुझे खाना दिया है, नहीं तो हमारे मर्द मार मार कर हमारा बुरा हाल कर देंगे। माँ जी, आप यहाँ इतना घुट घुट कर क्यों रहती हो? देविका, अब तू भी इस घर की बहू है, तू भी हमारी तरह रहना सीख ले। इस घर के कायदे कानून अपना ले। इस घर के मर्द तो कभी बदलने वाले हैं नहीं बहू, तो तू ही बदल ले अपने आप को। माँ जी, बदलाव अच्छे के लिए हो तो हमें बदलना चाहिए, बेकार और बेतुकी बातों का तो विरोध करना चाहिए। दोनों ने देविका को समझाने की कोशिश की, लेकिन देविका ने उल्टा उन्हें ही समझा दिया। इसी तरह एक दिन देविका किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। तभी देविका की सास विमला ने उसे टोकते हुए कहा, अरे बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमारे घर की औरत इतनी जोर जोर से नहीं हंसती। विमला अपनी बहू को समझा रही थी कि तभी महेंद्र बोलता है, अरे कम्मो, कौन है ये औरत जो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंस रही है? तभी कम्मो और देविका बाहर आ जाती हैं। जी वो मैं हंस रही थी चाचा जी, अब आप लोग हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे क्या? तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कान खोलकर सुन लो, इस घर की औरतें इतना जोर जोर से नहीं हंसती। और हाँ, तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि इस घर की दीवारों को औरतों की तेज आवाज सुनने की आदत नहीं है। इस घर की दीवारों को आदमियों की ऊंची आवाज सुनने की आदत है, लेकिन औरतों की नहीं। चाचा जी, आपके घर की दीवारें तो बहुत दोगली है। हर पाबंदी औरतों के लिए क्यों चाचा जी? औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, औरतें सांस ले सकती है या उस पर भी पाबंदी है? चुप हो जाना बहू, मत बोल और घूंघट कर ले, ये तेरे चाचा ससुर है, थोड़ा तो लिहाज कर। कम्मो के समझाने पर भी देविका चुप नहीं होती। वो महेंद्र से ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब उसके पास होता ही नहीं। महेंद्र गुस्से से सागर को आवाज देता है। महेंद्र की आवाज सुनकर घर के सभी आदमी बाहर आ जाते हैं। जी जी चाचा जी, आपने बुलाया? अपनी मुंह जोर बीवी को यहाँ से ले जाने तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ चाचा जी? तेरी बीवी जिस तरह से मुझसे बात कर रही है, छोटे बड़े की तमीज नहीं है इसे। कम से कम 7 दिन तक ये कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर इसे मैंने कमरे से बाहर देख लिया तो किसी की खैर नहीं, समझे? पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला सागर, जो सच है मैंने वही कहा है। देविका, चलो मेरे साथ। लेकिन सागर, मेरी बात तो सुनो। सागर देविका को वहां से ले जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करने लगी, लेकिन जितना ज्यादा वो विरोध करती, उसके ससुराल वाले उस पर उतना ही ज्यादा अत्याचार करते। अब देखना यह है कि देविका अपने ससुराल वालों के अत्याचार को यूं ही सहती रहेगी। क्या उसके ससुराल में घूंघट में औरतों का दम इसी तरह घुटता रहेगा? एक दिन देविका ने सचिन से कहा, सचिन, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, तुम मुझे आज ही मेरे घर शहर भेज दो, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्यों देविका, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी नहीं है सचिन, तुम्हारे घर के आदमी औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। देखो देविका, तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और यही तुम्हारा घर है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जब तुम्हारे पिताजी और चाचा जी मुझे एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, तब तुम्हें क्यों याद नहीं आता कि जो औरत कमरे में बंद है वो तुम्हारी पत्नी है? जब तुम्हारे जीजाजी और भाई मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब भी तुम्हें याद नहीं आता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? देखो देविका, तुम बेकार की बातें मत करो। तुम यहाँ ढंग से रहोगी, सबकी बात मानोगी, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह जानवर की तरह रहना, ढंग से रहना है तो सॉरी सचिन, मैं नहीं रह सकती, मैं आज ही अपने घर जाऊंगी। ये बोलकर देविका अपना सामान पैक कर लेती है और घर से जाने लगती है। सचिन भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब ये सब जोगिंदर ने देखा तो बोल पड़ा, बहू, यह सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? सचिन, बताओ अपने पिताजी को कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ ना? देविका, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम पिताजी से? जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कर रही हूँ बात। इससे अच्छी तरह से मैं तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती। तीनों की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी जोगिंदर कहता है,
हमारे घर की औरतें अपने मर्दों का नाम नहीं लेती। तुम्हारे शहर में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बहू, सचिन तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम मत लिया करो। तुम अपने पति का नाम लेने की जगह ए जी, ओ जी, सुनो जी कहा करो। पति ना परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का तो हम नाम लेते हैं। क्यों माँ जी, क्या आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेती? माँ जी, ये सब इन पुरुषों के बनाए तौर तरीके हैं, औरतों को दबाने के लिए। ये बेशर्म लड़की ऐसा नहीं सुधरेगी। ये हमारे घर की औरतों को भड़का रही है। सचिन, तुम इसे चुप कराओगे या फिर मैं करूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी समझा देता हूँ। चलो देविका अंदर, और कितना तमाशा बनाओगी मेरा। सचिन, मैं अंदर नहीं बाहर जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देविका की बात सुनकर महेंद्र कहता है, भाई साहब, ये लड़की इस घर से और गांव से बाहर ना जानी चाहिए, नहीं तो हमारे घर और गांव की औरतें भी ऐसी ही हरकतें करेंगी। वो भी मर्दों के खिलाफ बगावत करेंगी। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे घर से बाहर जाने से कौन रोकता है। बहू, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम अंदर चलो। इस गांव के मर्दों के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। देविका किसी की बात नहीं सुनती और अपना सामान उठाकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वहां मोहन और कल्याण आते हैं। कल्याण देविका के हाथ में से उसका सूटकेस छीन लेता है और मोहन देविका को जोरदार थप्पड़ मारता है। देविका का सर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। देविका, देविका तुम ठीक तो हो? भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सचिन, तुम जल्दी से देविका भाभी को अंदर कमरे में ले जाओ। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। वीना जल्दी से वैद्य जी को लेकर आती है। वैद्य जी थोड़ी देर तक देविका की जांच करते हैं और कहते हैं, मुबारक हो आप सबको, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अभी तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, लेकिन आगे इनके इलाज के लिए आपको दाई अम्मा को बुलाना होगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग खुश होते हैं। देविका को जब होश आता है, उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। वो सबसे कहती है, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? अब तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ रही। अगर मेरा बेटा हुआ तो इस घर के मर्दों की तरह अहंकारी और औरतों पर जुल्म करने वाला बनेगा, और अगर मेरी बेटी हुई तो वो जानवरों की तरह जुल्म सहने वाली बनेगी, और दोनों ही अनपढ़ रहेंगी। देविका की बात सुनकर घर की सभी औरतों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस अंधकार वाले समाज में जी रही हैं। लेकिन फिर भी घर की सारी औरतें उसे ही समझाती हैं। बहू देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम इस हालत में सफर नहीं कर सकती। हाँ बहू, तुम यहीं रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो ना देविका भाभी, हमें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। देविका, तुम्हारी बातें सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ है कि कैसे माहौल में हम जी रहे हैं। तुमने हमारे अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है। यहाँ से मत जाओ तुम। देविका ने घर की औरतों की बात सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने गांव में ही रहने का फैसला लिया। वो अपने घर की औरतों को रोज पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, देश के बारे में बताती। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन सुजाता ने सचिन से कहा, सचिन, देविका की तबीयत ठीक नहीं, तुम जल्दी जाकर दाई अम्मा को बुला लाओ ना। भाभी, दाई अम्मा क्या कर लेंगे? आप किसी डॉक्टर को बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देविका, गांव के लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते। दाई अम्मा बरसों से ये काम कर रही है, वो तुम्हें ठीक कर देगी। सचिन, तुम्हारे घर वाले अनपढ़ हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, देख नहीं रहे मेरी हालत क्या हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो, मैं अभी आता हूँ। सचिन दाई अम्मा को बुलाकर ले आता है। दाई अम्मा घरेलू नुस्खों से देविका का इलाज तो कर देती है। कुछ समय के लिए उसकी हालत भी स्थिर हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फिर देविका सचिन से कहती है, सचिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे? मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा हेमोग्लोबिन कितना है। दाई अम्मा कर रही है ना तुम्हारा इलाज। लेकिन दाई अम्मा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर देखो तुम मुझे नहीं लेकर गए ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले दिन देविका की तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है और दाई अम्मा के किसी भी नुस्खे से वो ठीक नहीं हो रही थी। देविका ने सारी हिम्मत जुटाई और वो अकेली ही डॉक्टर के पास जाने लगी। उसे देखकर मोहन कहता है, बहू, इस हालत में कहाँ जा रही हो? आप लोगों के भरोसे रही ना तो आप लोग मुझे मार ही डालोगे। डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। हमारे घर की औरतें मर्दों से इलाज नहीं कराती।
हे भगवान, इन जाहिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं? डॉक्टर औरतें भी होती हैं। बहू तो हमें पागल मत बना, हमने तो कभी कोई महिला डॉक्टर नहीं देखी। तू झूठ बोलकर निकलना चाहती है ना? इस गांव की सरहद से आप लोग कभी बाहर नहीं गए ना, इसलिए आप लोगों को नहीं पता कि महिलाएं डॉक्टर के अलावा क्या क्या है। ए लड़की, तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तू ज्यादा हवा में मत उड़। बोला ना एक बार, चल अंदर जा। चाचा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ये बोलकर देविका घर से निकल रही थी कि तभी जोगिंदर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से देविका के पेट में चोट लग गई और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर घर की सारी औरतें देविका को संभालने लगी। देविका, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देविका भाभी, आप ठीक हो ना? माँ कुछ करिए ना, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी कुछ तो करो, कहीं बहू को कुछ हो ना जाए। उधर जोगिंदर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा देता है और कहता है, आज के बाद इस घर से कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी। देविका का बच्चा भी इसी घर में होगा, ये जिंदा रहे या मर जाए। जोगिंदर की बात सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं। जब विमला को इस बात का एहसास हो जाता है कि जोगिंदर देविका को डॉक्टर के पास किसी कीमत पर नहीं जाने देगा, तब विमला पहली बार अपना घूंघट उठाकर तेज आवाज में कहती है, मैं भी देखती हूँ देविका को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। आज देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। देविका की सास का घूंघट आखिरकार उतर ही गया। घर के आदमियों ने पहली बार विमला का ये रूप देखा था और उसकी तेज आवाज पहली बार सुनी थी। क्या विमला अपनी बहू की जान बचा पाएगी या जोगिंदर अपनी पत्नी की आवाज भी दबा देगा? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि घर की औरतों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।